अगर आप भी यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर से ये क्वेश्चन सब अगर आते हैं तो ये चैनल बिल्कुल सही चैनल आपने चुना है और ये जो टॉपिक है बिल्कुल आपके लिए ही है, तो चैनल पर बने रहें। अगर आपको टॉपिक अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है लेकिन भाई इसको देखने के पहले स्किप मत करना। अगर आप सही से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वीडियो को आप एक बार में सुनेंगे बिल्कुल नहीं याद होने वाली चीज़ है, क्योंकि मैं खुद जब इसको करती हूँ तो आज पढ़ती हूँ दूसरे दिन भूल जाती हूँ। तो मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही लेंदी और डेप्थ वाली चैप्टर है, तो इसको समझने के लिए आपको बहुत ही कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि न्यूरॉन है क्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा बुक में जो फिगर ड्रॉ किया गया है, तो ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है ये जो हमारा होता है वो केंद्रक होता है, ठीक है ना, केंद्रक होता है। और ये जो इसका पार्ट है बाहर वाला पार्ट है ये इसका कोश शरीर होता है। और इसके बाद जो इसके जो ब्रांचेस होती हैं उस कोश के ठीक नीचे शाखिका होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक्सोन होता है, ठीक है। और एक्सोन के नीचे में ही जो इस तरीके के आपको दिख रहे हैं ब्रश के टाइप को, तो इसको हम लोग एंड ब्रश कहते हैं। तो ये हमारी जो है वो न्यूरॉन की पूरी जो है संरचना है। तो ये इसका संरचना है और इसके अकॉर्डिंग अब क्या कौन से पार्ट है इसको हम लोग अलग अलग डील करते हैं। देखिए जो तंत्रिका तंत्र है वो न्यूरॉन की जो है वो सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और इसकी जो खोज है सबसे पहल जो मशहूर वैज्ञानिक हैं सैंटिगो, जो इनका नाम थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन आपको इसको याद रखना पड़ेगा, सैंटिगो रामोनी काजल। इन्होंने 1980 नहीं है 1890, फिर से इसको रिपीट से सुन लीजिए, यहाँ बाय मिस्टेक मैंने 1980 कह दिया। 1890 के शुरुआती दौर में इन्होंने किया था। न्यूरॉन पद का जो प्रतिपादन है वो 1891 में विल्हेल्म वाल्डेयर द्वारा किया गया था और उन्होंने न्यूरॉन परिकल्पना को काफ़ी लोकप्रिय बनाया था। तो जो न्यूरॉन हाइपोथेसिस है उनको लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। और यह जो हाइपोथेसिस है मतलब कि संक्षिप्त में यह बताती है कि तंत्रिका तंत्र में अनेक जो है सो अलग अलग स्वतंत्र न्यूरॉन पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं लेकिन दैहिक रूप से संबंधित नहीं होते हैं। इसलिए जो तंत्रिका तंत्र है इसका वर्णन करने से पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि न्यूरॉन और उससे संबंधित जो चीज़ है वो क्या है। तो न्यूरॉन को हम लोग 4 भागों में इसको डील करते हैं। न्यूरॉन को जो है सो 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो स्ट्रक्चर के आधार पर और फंक्शन के आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट बांटा गया है इसको नर्व इम्पल्स के आधार पर। नेक्स्ट बांटा गया है स्नेप्स और इसके फंक्शंस के आधार पर। नेक्स्ट जो चौथा नंबर है वो हमारा है न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोमेडुलेटर। तो ये चारों को हम लोग जो है सो वो डील करेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो चलिए हम लोग इसको बिना स्किप किए हुए आगे जानते हैं। न्यूरॉन या जिसे हम लोग तंत्रिका कोश यानी कि नर्व सेल भी कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है और इसी के द्वारा अलग अलग प्रकार के जो स्टिमुलेशंस होते हैं को जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो भी होते हैं उसमें बदला जाता है। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि न्यूरॉन जो है या तंत्रिका कोश है, तंत्रिका की सबसे छोटी इकाई होती है। इसी के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो स्टिमुलेशंस होते हैं उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है? न्यूरॉन के द्वारा बदला जाता है। इसी के कारण न्यूरॉन को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, यानी कि जैविक प्रस्रावक। लेफ्रेनकोइस 1983 के अनुसार पूरे मानव शरीर में करीब 12.5 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे मानव शरीर में कितने न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तो 12.5 अरब यानी कि 12.5 अरब न्यूरॉन्स जो है हमारे पूरे शरीर में पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ हमारे मस्तिष्क में 10 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हमारे मानव शरीर में
न्यूरॉन्स के अलावा भी कुछ सेल पाए जाते हैं जिसका जो मेन कार्य होता है तंत्रिका कोष को जीवित रखना और उसको स्वस्थ रखना। इस तरह के कोष को ही न्यूरोलिया या गिलिया कोष कहते हैं। इस लाइन को फिर से रिपीट करते हैं। हमारे शरीर में न्यूरॉन के अलावा सेल भी पाए जाते हैं जिसका मेन जो काम होता है वो तंत्रिका कोष को जीवित और हेल्दी रखना होता है। इस तरह के कोष को न्यूरोलिया या फिर गिलिया कोष भी कहते हैं। इसे न्यूरॉन का गृह रक्षक कोष यानी कि हाउस कीपिंग सेल कहा जाता है। हाउस कीपिंग सेल कौन है हमारा? तो गिलिया कोष है। और एक न्यूरॉन, औसत न्यूरॉन इतनी ही जटिल होती है जितना कि एक लघु कंप्यूटर या अन्य कोशिकाओं के साथ लगभग 15,000 दैहिक संबंध फिजिकल कनेक्शन रखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन के कितने प्रकार हैं। देखिए, न्यूरॉन को जो है वो फंक्शन के आधार पर बांटा गया है और फिर इसको जो है वो फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन को 3 प्रकार में बांटा गया है। सेंसरी और अफरेंट न्यूरॉन, दूसरा है गतिवाही यानी कि मोटर और इफरेंट न्यूरॉन। इसमें हम लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन क्या है। और तीसरा जो है वो साहचर्य न्यूरॉन यानी कि एसोसिएशन न्यूरॉन होता है। तीनों के बारे में हम लोगों को अलग अलग डील करना है और ये तीनों को हम लोग इस वीडियो में आराम से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है इसलिए ये वाला पार्ट मैं यहीं पे स्किप करती हूँ। तो अगले वीडियो में यानी कि अगले पार्ट में हम जानेंगे ये जो तीनों न्यूरॉन्स हैं यानी कि इफरेंट, अफरेंट और एसोसिएशन न्यूरॉन्स, इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नेट, यूजीसी नेट में या फिर किसी भी तरह के सेट एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस की गहराई को समझ नहीं पाते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर से कितने कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने जितना भी आपको पढ़ाया अब उसमें से आपको इसमें से क्वेश्चन कैसे इससे बनाते हैं ये टेक्निक आपको समझाते हैं। और हो सके तो क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इससे बहुत सारे, इतने ही टॉपिक में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं।